हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साक्षी साहित्य अकेडमी में। हमने कल 30 क्वेश्चन तक देखा था। आज 31 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। 31 क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है इसमें, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा इसके भेद में नहीं आता है। तो पूछा है कौन सा भेद में नहीं आता। ऑप्शन ए है अग्र स्वर, बी है मध्य स्वर, सी है पश्च स्वर और डी है विपरीत स्वर। तो हम ऑप्शन में लगाएंगे विपरीत स्वर। आइए हम बॉक्स में पढ़ते चलते हैं क्या है। स्वर उच्चारण में जीव का अग्र मध्य पश्च सहायक सिद्ध होता है। इसी आधार पर हिंदी स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। मुख के खुलने की स्थिति के आधार पर हम 4 भागों में, जिसमें विपरीत, अर्ध विपरीत और समृद्ध और अर्ध समृद्ध। अगला क्वेश्चन है, मध्य स्वर किसे कहते हैं। तो मध्य स्वर है ऊ को कहते हैं कि ई को कहते हैं कि बड़ी ई को कि आ को। तो आंसर होगा आ को। आ को हम मध्य स्वर ही बोलते हैं। अगला क्वेश्चन 33 वाला क्वेश्चन है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि ऊ क्या है। ऊ हमेशा क्या आते हैं, ऊ हमेशा पश्च स्वर में ही आते हैं। आइए कोष्टक में जो है उसको हम पढ़ते चलते हैं। भाषा विज्ञान के दृष्टि से ऊ के उच्चारण जीव का पश्च भाग का काम करता है, मतलब जो जीव का अगला वाला भाग होता है, एकदम आगे वाला, वो जो पश्च स्वर का। ऊ के उच्चारण के ओष्ठ विवृत मुखी गोलाकार जीव के ऊपर उठने के कारण समृद्ध स्वर कहलाता है। समृद्ध स्वर, इसमें क्या समृद्ध स्वर के बारे में है, समृद्ध स्वर क्वेश्चन आया है समृद्ध स्वर के बारे में। तो इसमें पूछा है कौन सा समृद्ध स्वर है। तो हम बड़ा आ समृद्ध है कि अ समृद्ध है कि ई समृद्ध है कि ए समृद्ध है। तो यहाँ पे ई जो है वो समृद्ध में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है इसमें कि अर्ध विपरीत स्वर क्या है। अर्ध विपरीत में क्या क्या आता है। तो ऑप्शन है बड़ा ऊ, बड़ा ए, आ, ए। तो इसमें जो बी ऑप्शन है ए जो है वो मेरा अर्ध विपरीत में आता है। इसमें बॉक्स में उसको हम पढ़ते चलते हैं क्या है। ए अर्ध विपरीत स्वर है जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा अर्ध समृद्ध से भी कम उठती है वे अर्ध विपरीत कहलाते हैं। अर्ध विपरीत में ए आते हैं और अ आते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा 36 का क्वेश्चन है। 36 में क्वेश्चन है कि संधि स्वरों को उपभेद कौन सा है। विकल्पों में से सभी, मूल स्वर और संधि स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर और व्यंजन। इसमें ऑप्शन हम दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर को लगाएंगे। संधि स्वर मूल स्वरों के मेल से, अगर संधि स्वर कोई है पूछा जाता है तो संधि स्वर किससे मिलकर बनता है, तो हम बोलेंगे मूल स्वरों के मेल से बनते हैं। संधि स्वर किससे बनते हैं, मूल स्वरों के मेल से बनते हैं। संधि स्वर के भेद में 2 आते हैं, एक दीर्घ स्वर आता है, एक संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आता है। संयुक्त स्वर में ए, ओ, ऐ तथा औ आते हैं। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। 37 वाला क्वेश्चन है कि इसमें संयुक्त स्वर कौन सा है। इसमें पूछ रहा है कि संयुक्त स्वर कौन सा है। इसमें पूछ रहा है कि संयुक्त स्वर कौन सा है। तो हम ए और ए को संयुक्त स्वर बोलेंगे। ये बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ए और ए तथा औ को संयुक्त स्वर मानते हैं। अ, ई, उ तथा री को हम मूल स्वर कहते हैं। अ को मध्य स्वर, हमने मध्य स्वर पढ़ा था ना कि पीछे की मध्य स्वर क्या है, तो हमने बताया था ना कि अ मध्य स्वर है। केंद्रीय स्वर ई, बड़ी ई, ए, आते हैं। अग्र स्वर आ, उ तथा उ, औ को पश्च स्वर को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 38वां क्वेश्चन है। 38 क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। ई, बड़े ई किस प्रकार के वर्ण होते हैं। दंत होते हैं, कंठ होते हैं कि मूर्धा होते हैं कि तालव्य होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था उस दिन, इचु यसा नाम तालव्य। इचु यसा नाम तालव्य। तो तालव्य में ई और बड़ी ई और बड़ी ई आते हैं। ई और बड़ी ई किस में आते हैं, तालव्य। देखिए यहाँ पे कोष्टक में है, पढ़ते चलते हैं। कोष्टक में क्या है, कोष्टक में है कि
ई बड़े ई तालव्य स्वर है। ई बड़े ई स्वर के जुड़ने से बड़े ई वर्ण बनता। और अ कंठ स्वर में आते हैं। ओ और ओ कंठोष्ठ में आते हैं। ए तालव्य स्वर में आते हैं। उ और उ ओष्ठ में, और री किस में आते हैं? मूर्धन्य में आते हैं। अगला क्वेश्चन है 39वां क्वेश्चन है कंठ तालव्य क्या होते हैं? अभी हमने ऊपर पढ़ा था कंठ तालव्य। कंठ तालव्य क्या आएंगे? ए जो है वो कंठ तालव्य आएंगे। अ और अ कंठ आएगा। ई बड़ी ई तालव्य आएगा। ओ और कंठोष्ठ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 40वां क्वेश्चन क्या है? क्या पूछ रहा है कि ए और ऐ उच्चारण स्थान में कौन सा आता है? ए और ऐ उच्चारण स्थान में कंठ और तालव्य आते। क्या आते हैं? कंठ और तालव्य। ये देखिए MPSI में पूछा गया था, फिर राज्य कृषि उत्पादन मंडी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 41वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुनासिक है? अनुनासिक शब्द कौन सा है? तो संभालना अनुनासिक में आ जाएगा। ये अनुस्वार है। संभावित भी अनुस्वार, संभव भी अनुस्वार में ही आते। आइए क्वेश्चन में पढ़ते चलते हैं क्या है अनुनासिक। संभालना शब्द में अनुनासिक का जिन शब्दों के उच्चारण में श्वास का निकास जो मुंह नाक दोनों से, जब मुंह और नाक दोनों से होगा तो किस में? मुंह और नाक दोनों से होगा तो वो किस में आ जाएगा? वो अनुनासिक में आ जाएगा। अनुनासिक स्वर वाला शब्द कौन सा है? इसमें छांटना है कि अंजन है कि अंजन है कि सी वाला पाँव है कि हिंदी है। तो अनुनासिक वर्ड किस में आ जाएंगे? पाँव अनुनासिक वर्ड आ जाएगा। ये बॉक्स है, इसको देखते चलते हैं क्या है। जिन स्वरों को बोलते समय मुंह और नाक दोनों का प्रयोग होता है उसे क्या बोलते हैं? अनुनासिक। जहाँ पे मुंह और नाक दोनों होंगे वहाँ पे इन स्वरों को लिखते समय अनुनासिक चिन्ह चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है। जबकि अनुस्वार को जब हम लिखते हैं ना तो स्वर के बाद व्यंजन आता है और इसे लिखते समय स्वर अनुस्वार चिन्ह लगता है और प्रयोग किया जाता है। अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और उपयुक्त पाँव में अनुनासिक स्वर वाला शब्द, जबकि मंजन हिंदी ये सब अनुस्वार। अभी ना पूछा था ना कि अनुनासिक इसमें पूछा था, बाकी ये सब जो है अनुस्वार में आ जाते थे। अनुनासिक का प्रयोग किस में होता है? अनुनासिक का प्रयोग ऑप्शन ए है अंग आहा संकर हिंदी में। अनुनासिक का प्रयोग सी चांद और सांस में है। डी अंत और प्रातःकाल में है। तो आप बताइए किस में है? तो सी वाला ऑप्शन चांद और सांस में है। किस में है? चांद और सांस में है। अगला क्वेश्चन है, इधर इसको बॉक्स में भी पढ़ते चलते हैं, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। अनुनासिक में क्या होता है कि नाक से जो श्वास निकलती है वो बहुत कम होती है और मुंह से जो निकलती है अधिक। अनुस्वार में बिल्कुल इसी का उल्टा है। इसमें जो नाक से वो ज़्यादा निकलती है और मुंह से क्या होता है? बहुत कम निकलता है। मुंह से क्या होता है? बहुत कम निकलता है। 44 क्वेश्चन है, अनुनासिक क्या है इसमें? कदम्ब है, कंगन है, कंटीला है, कंठाग्र। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा अनुनासिक है। तो कंटीला जो क्या बोलते हैं अनुनासिक, ये UPCI JEE में एग्ज़ाम में आया था, 2015 में आया था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्वरों के उच्चारण में लगने वाला। अगला 45 क्वेश्चन है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या बोलते हैं? अ मात्रा, बी अनुस्वार, सी ह्रस्व, डी प्लुत। तो क्या बोलते हैं इसको? मात्रा बोलते हैं। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को हम क्या बोलते हैं? मात्रा कहते हैं। मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर तथा प्लुत स्वर। हमने पीछे पढ़ा था ना कि हर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, तो हमने मात्रा के आधार पर 3 प्रकार पढ़ा था, तो वही प्रकार है। और हिंदी भाषा में प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं होता है। 46 क्वेश्चन है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है उसे क्या बोलते हैं? मतलब पूछ रहा है बिना किसी रुकावट से मुंह से जो निकलती है उन ध्वनियों को हम क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं हम स्वर। क्या बोलते हैं? स्वर। और आगे 47 क्वेश्चन है, स्वर किसका भेद है? ऑप्शन ए है संधि का, ऑप्शन बी है समास का, ऑप्शन सी है वर्ण का और डी है लिंग का। ये यूपी टेट का सेकेंड पेपर जूनियर में आया था 2018 में। तो ऑप्शन क्या है? ये वर्ण का है। इन बॉक्स में पढ़ते चलते हैं क्या, हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया, स्वर तथा
व्यंजन संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। किंतु स्वर का की बात की जाए तो यह वर्णों के विभाजन का ही अर्थ प्रकट करता है। अगला क्वेश्चन है, मात्रा स्वर को मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए है वर्ण बोलते हैं, बी समरूप बोलते हैं, ग्रेफिम जिसको बोलते हैं, सी रूप बोलते हैं, डी शब्द बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? समरूप और ग्रेफिम बोलते हैं इसको। नागरी लिपि में मात्रा पद्धति में ये मात्राएं स्वरों के चिन्हों में होती है। जब कभी स्वर किसी स्वर के साथ आता है, जब कोई व्यंजन किसी स्वर के साथ आता है तो उसके साथ पूरा स्वर नहीं लिखा जाता, केवल आधी मात्रा लिखी जाती है, केवल कमी मात्रा लिखी, और मात्रा को हम समरूप या ग्रेफिंग के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा? अगला क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है? तो किसका उच्चारण ह का होता है कि छ? ऑप्शन बी छ, सी ओ का होता है, डी ए का होता है। तो क्या होगा? ए जो होता है वे कंठ तालु में आ जाएंगे। 51 नंबर क्वेश्चन, कंठ तालव्य कौन सा है? तो हमने ऊपर पढ़ा था ए ऐ और ऐ आते वो कंठ तालव्य में हो जाते। ए ऐ कंठ तालव्य, उ और उ ओष्ठ, और र और श मूर्धन्य, और बड़ा आ कंठ ध्वनियाँ हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ए कौन से में आ जाएंगे? वो कंठ तालव्य में आ जाएंगे। ए और ऐ हमने पढ़ा था, ए और ऐ जो आएगा वो कंठ तालव्य में आ जाएगा। 53 नंबर का क्वेश्चन है, जिन ध्वनि केवल मुख से निकलती है वह उसे क्या बोलते हैं? जो ध्वनियाँ केवल मुख से निकलती है उन्हें क्या बोलते हैं? जो ध्वनियाँ नंबर ऑप्शन ए है वृत्ताकार स्वर, ऑप्शन ए है वृत्ताकार स्वर, बी है समृद्ध स्वर, सी अनुनासिक, डी अनुस्वार। तो निरानुनासिक तो उनको क्या बोलते हैं? केवल निरानुनासिक। जो नाक और मुंह दोनों से निकलते हैं उसे अनुनासिक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे एक बॉक्स है उसको भी देखते चलते हैं क्या है ये। जब स्वरों के उच्चारण में वायु केवल मुख से निकलती है तो उन्हें मौखिक या निरानुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे आ बड़ा आ, ई बड़ा ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ। मात्रा के आधार पर जीभ के आधार पर बोलते हैं स्वर। जीभ के आधार पर वर्गीकरण किया गया। वायु नाक मुंह के रास्ते के आधार पर, ओष्ठ स्थिति के आधार पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ह्रस्व स्वर, इसमें ह्रस्व स्वर इसमें देखिए ह्रस्व स्वर अ ई उ। दीर्घ स्वर में बड़ी ई उ ऐ ओ, और अंग्रेजी के अग्र स्वर में ई बड़ी ई ए ऐ, मध्य स्वर में आ। ये सब इम्पोर्टेंट है, ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बनना इससे तय है, एक क्वेश्चन जरूर बनता है इससे। ये देखिए अभी पीछे हमने निरानुनासिक पढ़ा था, अनुनासिक और विवृतमुखी, अवृतमुखी। विवृतमुखी में ऊ बड़ा ओ आते हैं। अवृतमुखी में आ बड़ा आ, ई बड़ी ई ए आते हैं। आरंभ या प्रयत्न की अभ्यंतर या प्रयत्न के आधार पर स्वरों को चार विवृत, स्पृष्ट, ईसत विस्तृत, ईसत स्पृष्ट होता है। अगला क्वेश्चन 54 नंबर का क्वेश्चन है, स्वर ध्वनि के प्रकार क्या है? दीर्घ है, प्लुत है, ह्रस्व है या उपयुक्त तीनों? तो कौन सा मानेंगे? उपयुक्त तीनों मानेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी अगर अवृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनियाँ कौन सी है? अ है, अ, ई है, सी वाला आ है, डी है। तो ये जैसे 2012 में पूछा गया था, तो अवृत्ताकार अग्र और समृद्ध स्वर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। हिंदी में बॉक्स से पढ़ते चलते हैं इसको। हिंदी में अग्र वृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनियाँ ई होती हैं। जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण: समृद्ध स्वर, अर्धसमृद्ध स्वर, अर्धविवृत स्वर और विवृत। समृद्ध स्वर में हमको याद करना पड़ेगा कि इसमें ई आ जाएंगे और बड़ी ई आ जाएंगे हैं, और अर्धसमृद्ध में ए आ जाएंगे, और अर्धविवृत ए और ओ आ जाएंगे, और अर्धविवृत में ए और विवृत में आ जाएंगे।
आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 56 क्वेश्चन नंबर है कि कौन सा एक स्वर नहीं है। इसमें पूछ रहा कौन सा स्वर नहीं, आ नहीं है, ई नहीं है, सी में रा नहीं है, डी में ऊ नहीं। तो रा तो व्यंजन में आ जाएंगे, हमको पता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के आ बड़ा आ किस में आते हैं। तो आ और बड़ा आ जाएंगे मेरे कंठ में। हमने पढ़ते हुए चला आया है कि का वर्ग और छोटा आ और बड़ा आ हमारा कंठ में ही आता है। अब चलिए पढ़ते हैं व्यंजन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा। घ तो किस में आते हैं, वो कंठ में आते हैं। यूपी टेट फर्स्ट पेपर में 1 to 5 में पूछा गया था। 59 नंबर क्वेश्चन है कि कंठ वर्ग कौन सा है। ऑप्शन ए ऑप्शन है ऊ, बी ऑप्शन है आ, सी ऑप्शन है ई, डी ऑप्शन है बड़ी है। तो किस में कौन सा कंठ है, आ है। 60 नंबर क्वेश्चन है कि कंठ ध्वनियाँ कौन सी है। तो कंठ ध्वनियाँ ऑप्शन ए है ई या स है, बड़ा आ ह विसर्ग है, सी में कत रस है, ले श ल। तो कौन सा है, अकु विसर्जनीय नाम कंठा। तो अ बड़ा आ ह और विसर्ग किस में आ जाएंगे, कंठ में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है कंठ से उत्पन्न होने वाले, इसमें छांटना है कि कौन सा वर्ण कंठ से उत्पन्न होते हैं। तो कौन सा है, क वर्ण क है। ऑप्शन ए है ड और ढ, ख, बी ऑप्शन है घ और घ, सी ऑप्शन है री और र, डी ऑप्शन है च और झ। तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन मानेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कंठ ध्वनियाँ हैं। तो कौन सी कंठ ध्वनियाँ है, क और ख। तो हम लोग पढ़े, मतलब ही नहीं बनता है, ये इतना तो आ ही रहा है। 63 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जीवा तालु से नहीं टकराती है। ऑप्शन ए है ज, ऑप्शन बी है च, ऑप्शन सी है घ और ऑप्शन डी है स। तो कौन सी नहीं टकराती है, घ ऑप्शन नहीं टकराती है। 64 नंबर का क्वेश्चन हिंदी में कंठ ध्वनियाँ कौन सी। इसमें कंठ ध्वनियाँ कौन सी है। ऑप्शन ए है ई, बी त, सी में फ और डी में ह है। तो ये आया था JIC प्रवक्ता 2015 में। तो अकुहा विसर्जनीय नाम कंठा, ये सूत्र याद कर लीजिए। इससे आपसे कोई भी सवाल गलत नहीं हो सकता इससे रिलेटेड। अब आते हैं तालव्य व्यंजन, छांटना है इसमें से। 65 नंबर क्वेश्चन च छ ज झ इया कौन सा है। तो तालु है, सही है। तालव्य ध्वनियाँ इसमें 66 नंबर क्वेश्चन में छांटना है। तालव्य ध्वनियाँ कौन सी है, च छ है, ज झ ट ठ। उपयुक्त एक से अधिक, ये BPSC स्कूल टीचर 2023 में पूछा, TRE 1 का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है कौन सा व्यंजन उच्चारण तालु से होता है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा व्यंजन है जिसका उच्चारण तालु से होता है। तालु से कौन सा होता है, अच्छा है ऑप्शन सी। 68 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। मूर्धन्य छ छ ज झ है, ओष्ठ है प फ ब भ म प फ ब भ, और सी है कंठ क ख ग घ, वत्स्य में ल न ल र स। मूर्धन ध्वनियाँ थोड़ी ना है। छ छ ज झ इया मेरी तालु ध्वनियाँ आती है, किस में आती है, तालु में आती है। तालव्य जिसको बोलते हैं तालु में आ जाती हैं। तो ऑप्शन ए है जो है सही नहीं है होगा। अब अगला क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन है। 68 का हो गया। 69 क्वेश्चन पे चलते हैं। च वर्ग किस में आता है। च वर्ग मेरा है, च वर्ग किस में आता पूछा है। तो ऑप्शन ए है छ में, बी जौ में, सी झ में, उपयुक्त तो एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये BPSC स्कूल टीचर में पूछा था और UPSI एग्ज़ाम 14 दिसंबर 2017 की तृतीय पर। तो ऑप्शन एक से अधिक सही है।
निम्नलिखित में से 70 क्वेश्चन हिंदी में श ध्वनियाँ किस में आती है? श जो होती है अ मूर्धन्य में या बी तालव्य में, सी दंत में, डी ओष्ठ में। किस में आती है? ये तालव्य ध्वनियों में आती है। निम्नलिखित में से 71वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तालव्य ध्वनियाँ कौन सी है? इसमें पूछा है कौन सी तालव्य ध्वनियाँ हैं, तो ए है ट, बी है प, सी है स और डी है क। तो कौन सी है? सी ऑप्शन। 72 का क्वेश्चन है, 72 नंबर क्वेश्चन है, ई च छ ज झ इया आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है? तो किससे होगा? कंठ से होगा कि मूर्धा से होगा कि तालव्य से कि ओष्ठ से? तो हम लोगों ने पढ़ते आया है कि ये तालव्य का ही है। 73 नंबर क्वेश्चन है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य से होता है? तो किसका उच्चारण स्थान तालव्य से होता है? ग। ऑप्शन ए में ग है, बी में झ है, सी में न है और डी में म है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो। 74 नंबर क्वेश्चन है, 74 नंबर क्वेश्चन है कि उच्चारण स्थान के आधार पर इया में कौन सा आता है? इया किस में आता है? वो तालव्य में आता है। उच्चारण स्थान के आधार पर इया व्यंजन तालव्य में होता है। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से होता है। इचु ऐसा न तालु तालव्य च वर्ग मूर्धा दंत ओष्ठ जिन वर्णों का उच्चारण से स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं, मतलब इनको स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं। 75 क्वेश्चन है, या का उच्चारण स्थान किससे होता है? ओष्ठ से होता है, दांत से होता है, मूर्धा से होता है, तालु से। किससे होता है? तालु से होता है, सॉरी। अब अगला मूर्धा से हम 76 नंबर क्वेश्चन से मूर्धन्य व्यंजन से हम कल शुरुआत करेंगे। थैंक यू।